हेलो फ्रेंड्स। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इन्होंने अपने इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी विस्तार से समझा। इनके वर्क के बारे में, इनके इनके जीवन से रिलेटेड हर छोटे छोटे पॉइंट को हमने समझा, हर इम्पोर्टेंट घटनाओं को इनके जीवन की समझा, और इनके वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अमूमन हम नहीं याद कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं। हर चीज़ के बारे में हमने चर्चा की है, और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। आप क्लास देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन लिंक को अगर आप क्लास एक बार देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जितने भी पूरी यूट्यूब में कहीं पर भी आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जितने इतने सारे पॉइंट के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर आपने अभी विलियम वर्ड्सवर्थ को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने इनके लिए आप एग्जाम में हैं, आप एग्जाम में अगर शेड्यूल हैं, तो इनके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं आप विस्तार से, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, और उसको आप काफ़ी अच्छे से चेक, जिस भी पॉइंट की इनकी जरूरत हो आपको, उस पॉइंट को बाई नोटिस करके आप सर्च करेंगे, आप काफ़ी अच्छे से मिलेगा, काफ़ी विस्तार से मिलेगा। तो अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं एलिकल बैलेट्स के बारे में। देखिए, एलिकल बैलेट्स जो है, इसका फर्स्ट कलेक्शन जो होता है वो 1798 में आता है। फर्स्ट एडिशन जो है 1798 में आता है। और जब 1798 में आता है तो एक शुरुआत में जो है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज दोनों लोगों ने मिलकर एक काम की वर्क लिखा था। लेकिन इसमें सैमुअल टेलर कॉलेज का जो है केवल नाम मात्र का वर्क था, केवल उनकी 4 पोएम थी, और इन विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम थी। 19 पोएम में, लेकिन हाँ ये बात है कि उनकी पोएम भले 4 थी, लेकिन जो अगर लंबाई देखी जाए तो 2/3 इनका आता है और 1/3 जो है कॉलेज का आता है। गिनती भले कम है, लेकिन लाइनों में कमी नहीं थी, संख्या लंबाई में कमी नहीं थी। उनकी जो भी पोएम थी वो लंबी थी। और इनकी जो पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है, वो शॉर्ट में थी, छोटी छोटी पोएमें थी। ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि 1798 में जब ये आता है तो एक पोएम, क्योंकि जो पहले पोएम चल रही थी उन पोएमों से एक पोएम अलग थी। इनके मन में एक डर बना था कि कहीं ऐसा ना हो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को मन में, सैमुअल टेलर कॉलेज के दोनों के मन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक नया कलेक्शन लाए, नए तरह की पोएम लाए, लोग क्या मालूम कैसे इसके बारे में रिस्पॉन्स दें, कहीं ऐसा ना हो कि बदगी हो जाए, बदनामी हो जाए हमारी। हाँ, जैसे आजकल होता है कि कहीं पर कोई हो जाता है, लोग इतना कमेंट करने लगते हैं, इतना वो करने लगते हैं कि अरे क्या ला दिए, क्या ला दी। तो मन में डर था इनके। लेकिन जब 1798 में पोएम आती है तो ये केवल एक मात्र पोएम का कलेक्शन नहीं होता है, बल्कि एक नए एज की शुरुआत हो जाती है इसी के साथ। और जब 1798 में एलिकल बैलेट्स पब्लिश होता है, तो इसके पब्लिश के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश पोएम के क्षेत्र में, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में एक नए युग का आगाज हो जाता है। मतलब एक पोएम नहीं होती है, एक नए युग की शुरुआत हो जाती है, और वो युग का नाम होता है रोमांटिक एज। ठीक है। मतलब एक ऐसा कनेक्शन, आप इसकी वैल्यू आप इसी से समझ सकते हैं कि इस एज के आने से, इस एक कनेक्शन के पॉलिश होने से पूरी एज ही बदल गई, लोगों का टेस्ट बदल गया, लोगों की पसंद बदल गई, लोगों के लिखने का जरिया बदल गया, तरीका बदल गया, लोगों को सोचने का तरीका बदल गया, एकदम माहौल ही चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है विलियम वर्ड्सवर्थ को, तो 2 साल बाद 1800 में एलिकल बैलेट्स का इन्होंने सेकेंड कलेक्शन लाते हैं, और सेकेंड कलेक्शन में एक प्रीफेस लाते हैं। प्रीफेस का मतलब होता है कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो पोएमें दे रहे हैं, एक पोएम कैसी है, किस टाइप की है, इस पोएम के बारे में बताते हैं कि पोएम से रिलेटेड, इस प्रीफेस में जो है इस बताते हैं कि हमारा पोएम से रिलेटेड हमारा क्या विचार है, हम पोएम के बारे में क्या सोचते हैं, पोएम कैसी होनी चाहिए।
एक पोएट को कैसा होना चाहिए, मतलब काफी विस्तार से सोचते हैं। वो प्रीफेस नहीं था, वो एडिकर पैलेट्स का प्रीफेस नहीं था, बल्कि क्या था, वो रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो था। जैसे चुनाव होता है ना, तो चुनाव में पार्टियां जो है नेता अपना भाषण देते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि वो भाषण जो है वो भाषण नहीं होता है, वो उस नेता का मात्र भाषण नहीं होता है, बल्कि वो पूरी पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो हो जाता है, वो पूरा एक नया इतिहास लिखने वाला भाषण हो जाता है। तो उसी तरह का जो मैनिफेस्टो था, ये जो प्रीफेस था, वो प्रीफेस नहीं था, वो रिल्कर बैलेट का प्रीफेस नहीं मत मानिए। अगर आप उसको केवल रिल्कर बैलेट का प्रीफेस मानते हैं तो आप जान लीजिए कि उसकी आपने जो है, जो उसका मेन वर्क था, जो मेन उसका काम है, उसकी पॉपुलरिटी, उसकी जो क्वालिटी थी, उसको आप समेट दे रहे हैं। बल्कि वो प्रीफेस रिल्कर बैलेट का नहीं था, बल्कि क्या था, वो रोमांटिक एज के आगाज का प्रीफेस था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा इसके बारे में। अब चलते हैं रिल्कर बैलेट्स में पोएम के बारे में। तो रिल्कर बैलेट्स में कुल मिला के 23 पोएम आती हैं, लेकिन उन 23 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी पोएम जितनी पोएम आई सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, सब बहुत फेमस हो गई, ऐसा नहीं था। कुछ पोएम ऐसी होती हैं जो कम फेमस थी, जिसको लोगों ने नहीं ध्यान दिया, ज़्यादा नहीं ध्यान दिया। कुछ पोएम ऐसी आती हैं जो बहुत फेमस हो जाती है। विलियम वर्ड एस टी कॉलेज ने जो वर्क दिए, उन वर्क में उन्होंने 5 पोएमें दी थी, लेकिन 5 पोएम में उनकी जितनी फेमस द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर हुई, उतना कोई भी वर्क नहीं होता है। तो चलते हैं, इसके साथ हम हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा की, रिल्कर बैलेट्स क्या था। तो अब हम चलते हैं इसके बारे में आगे पढ़ने की, क्योंकि इनकी देखिए इसमें क्या था कि विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम में केवल 7 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस हुई, और हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन भी बनते हैं, वो इन्हीं 7 क्वेश्चन पोएम में से बनते हैं। आप अगर लिस्ट आप ढूंढेंगे तो रिल्कर बैलेट्स की लिस्ट जो है आपको 19 जो पोएम है उसकी आपको गूगल पे मिल सकती है। तो उसको यहाँ बताने से, 19 पोएम का नाम बताने से कोई मतलब नहीं है। विलियम एस टी कॉलेज की जो 5 पोएम है उसकी भी वर्क लिस्ट आपको मिल सकती है। यहाँ पढ़ेंगे कि पोएम के बारे में पढ़ेंगे, और उस पोएम को बारे में देखेंगे उसमें क्या स्टाइल है, क्या तरीके, किस राइटिंग स्कीम के साथ लिखी जाती है। सबसे पहला इनका वर्क था, सबसे इनकी फेमस पोएम आती है साइमन ली। पहले पोएम का नाम आता है साइमन ली। इसको कभी मैं, इसमें जो है एक द ओल्ड हचिंसन का यूज होता है। इसे एक तो भी आप जानते हैं कि इसमें जो है बैलेट्स थे, तो इसमें 24 क्वार्टरन है। कितने क्वार्टरन? 24 क्वार्टरन है। और इनकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी है, मतलब जितने भी क्वार्टरन हैं उनको जायती की अब आपके पास मान लीजिए, चाहे इसको क्वार्टरन बोल दीजिए, 24 क्वार्टरन बोल दीजिए, चाहे 12 ऑक्टेव बोल दीजिए। लेकिन जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम बता देंगे आपको, ए बी जो दूसरा स्टेंजा होगा उसकी राइमिंग स्कीम, मतलब पहली लाइन और तीसरी लाइन ले गए, और दूसरी और चौथी लाइन ले गए। उसके बाद जो आती है 5वीं लाइन और 7वीं लाइन ले गए, 5वीं लाइन और 7वीं लाइन ले गए, और 6 नंबर की लाइन और 1 नंबर की लाइन ले गए। तो मतलब ये कभी कभार एक ऑक्टेव भी दिखाते हैं, तो आप इसे को 12 ऑक्टेव मान लीजिए, और चाहे 24 क्वार्टर मान लीजिए। इसमें की राइमिंग स्कीम होती है ए बी। अगर ऑक्टेव मानेंगे तो ए बी सी डी ये हो जाता है। ठीक, 7 अगला जो इनका स्पेशल पोएम है वी आर 7। वी आर 7 की बहुत इंपॉर्टेंट वर्क बैलेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, क्योंकि इसमें एक बच्चे के माध्यम से दिखाया जाता है कि कैसे, देखिए साइमन ली में जो है दिखाते हैं कि उम्र के हिसाब से दिखाते हैं। एक आदमी जो पहले इतना ताकतवर था, लोग, ठीक है, इतने ताकतवर था, लोग इसको जो है वाहवाही करते थे, अपने आप में बहुत कुछ सोचता था। लेकिन जब वो इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उस इंसान के जीवन के बारे में दिखाते हैं। जो ओल्ड हचिंसन होते हैं, इनके बारे में पूरा वर्क दिखाया गया है, तो इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाते हैं। वी आर 7 में दिखाते हैं कि इसमें जो एक बच्ची है,
एक बच्ची है जिसके 2 भाई बहन एक्सपायर हो चुके हैं, कुल मिला के 5 भाई बहन बच्चे थे, लेकिन वो जो 2 एक्सपायर हो गए हैं उनको भी अपने साथ गिनती है और कहती है कि नहीं वो मेरे साथ है, वो 7 है। वो कहाँ है? वो जमीन में कब्र में है। मतलब उनको अपने से अलग नहीं करती, अपनी गिनती कम नहीं करती। वो मृत्यु के बारे में क्या सोचती है, डेथ के बारे में, इनोसेंट बेबी, इनोसेंट बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में इसमें काफ़ी अच्छे से जिक्र किया। काफ़ी अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी मजेदार पोएम। अगर समय मिलेगा तो VR सेवन को जरूर आपको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छा वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसमें जो है कुल मिला के 17 क्वार्टरेन है, कुल मिला के 17 क्वार्टरेन है, और तरीका वही है, ए बी ए बी। ठीक, अब आगे देखिए तीसरा लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर का एकदम स्पष्ट वर्णन किया है और इन्होंने दिखाया है कि प्रकृति देखिए कि कैसे पत्ते फूल खिलते हैं और जितने दिन तक खिले रहते हैं उनका एक लाइफ साइकिल है। क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे पेड़ों का एक साइकिल है, जो फूल खिलता है, खिलेगा, कली निकलेगी, कली निकलने के बाद खिलेगा, खिलने के बाद मुरझाएगा, टूट के गिरेगा, सब जानते हैं। ठीक है, हम इंसान भी जानते हैं अपने आप को कि जैसे अब एक दिन बच्चे थे, बड़े हो रहे हैं, एक दिन बुढ़े भी होंगे और एक दिन समय आएगा जिस दिन हमको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हम इंसान क्या करते हैं, टेंशन में पड़े रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि चिड़ियों को देखिए, चिंता जिनके जीवन में बढ़िया चा चा करके, बढ़िया चा चढ़ाते हुए अपना अच्छे से जीवन जीते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने वही एक अर्ली स्प्रिंग के सीजन की सुबह की मॉर्निंग का एक वर्णन करते हैं, इसमें बहुत अच्छा वर्णन करते हैं और दिखाते हैं कि सारी दुनिया कितनी टेंशन फ्री होकर घूम रही है, क्योंकि सबके साथ वही होता है। जैसे आज हमारा जन्म हो रहा है, हमारा हो रहा है, उसी तरह पत्तियों को दिखाते हैं कि पत्तियाँ एक दिन निकलती हैं, निकलने के बाद बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद पुरानी होती है, एक दिन पीली पड़ती है और उसके बाद क्या होता है, टूट के गिर जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन क्या करते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, जितने दिन का वो जीवन वो जीते हैं। लेकिन हम लोग हैं जो हमारी खुशी का दिन भी है वो भी हम क्या करते हैं, टेंशन में पड़ के बिता देते हैं। उधर इस तरह की वर्क है। ठीक है, इसमें जो है इनके 6 क्वार्टर है। क्वार्टर आप जान ही रहे हैं, इस राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए। चौथी पोएम आती है इनकी द टेबल टर्न। द टेबल टर्न बहुत इंपॉर्टेंट पोएम में आती है। इसमें क्या होता है, द टेबल टर्न में विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो किताबों में ज्ञान नहीं मिलेगा, किताबों में ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान जो मिलेगा वो नेचर में मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि किताबों को बंद करो, बुकें जो है बुक को बंद करो, नेचर के पास आओ और तब देखिए आप ज्ञान क्या है। लेकिन वैसे भी आप जानते हैं कि जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर ने आश्रम है, शांति निकेतन है, तो वहाँ पर देखिए पढ़ाई क्या होती है, वहाँ पढ़ाई जो होती है पेड़ों की नीचे होती है, जैसे कमरे में नहीं होती, वहाँ कमरे वाली नहीं है, सीधे पेड़ है, एकदम नेचुरल वातावरण में। आपका जहाँ मन है वहाँ चलिए, वहाँ पढ़िए, क्योंकि जब आप अपने मन से पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। गूगल का जो ऑफिस है वहाँ आप देखिए, जो हेड ऑफिस है वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर सब जिसकी जहाँ मन है वहाँ पर काम करें, कोई बात पाबंदी नहीं है, मतलब आपको अंदर नहीं, कोई जरूरी नहीं केबिन में बैठिए, कोई केबिन नहीं है, आप आइए सब लोग बैठिए, जहाँ पर मन है तहाँ बैठिए, काम करिए। हर जगह आपको पढ़ा है, आप हॉल में जाना चाहते हैं हॉल में जाइए, पेड़ नीचे जाना चाहते हैं पेड़ नीचे, जहाँ आपकी इच्छा है आप जहाँ चाहिए तहाँ पढ़ाइए, पढ़ काम करिए बस। तो टेबल टर्न में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी के बारे में चर्चा की है कि सच्चा ज्ञान जो होता है वो बुक में नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, वो नेचर के पास मिलता है। आप प्रकृति के पास जाके पढ़िए, अध्ययन करिए, आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है टेबल टर्न में, इसमें 8 क्वार्टेन होते हैं। कितने होते हैं? 8 क्वार्टेन होते हैं, ए बी। देखिए इसमें जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग जो होते हैं
वो सारे वर्क जो है बैलेट्स फॉर्म में है। और बैलेट्स क्या होती है? 4 लाइन की ऐसी पोएम जो 4 लाइन की होती है। बैलेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बैलेट्स क्या चीज होता है। तो उसके बारे में बैलेट्स जो है, तो इसलिए इसमें जितनी भी वर्क है वो सब जगह ना क्वार्टर में ही आ रहा है। अगला चलते हैं इनका पांचवा वर्ग। पांचवा वर्ग द थॉर्न। द थॉर्न में जो है एक ऐसी औरत के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं कि बच्चा एक्सपायर हो चुका है, उस औरत के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसमें जो है इस वर्ग में काफी अच्छी पोएम है। इस वर्ग के बारे में थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है। अगला आ रहा है नंबर 6 पे, ऑफ फ्यू माइल्स एवं टिंटन एबी। इसको अधिकतर जो है हम टिंटन एबी के नाम से ही जानते हैं। किसे नाम जानते हैं? टिंटन एबी के नाम से ही इसको हम जानते हैं। ठीक है ना। और इस वर्ग की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टिंटन एबी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्ग जो होता है टिंटन एबी में जो होते हैं एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती है। एक किसमें लिखी जाती है? एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती है। और इसमें जो है 159 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? 159 लाइन्स होती है। और दूसरा चीज देखिए, इसमें बैलेंस फॉर्म नहीं है। इसमें जो स्टेंजा है वो इरेगुलर स्टेंजा है। कैसे स्टेंजा है? इरेगुलर स्टेंजा है। इरेगुलर स्टेंजा का मतलब ये है कि इसमें जो स्टेंजा है उनकी लंबाई सेम नहीं है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ लाइनें हैं, किसी में कुछ लाइनें हैं। इस तरह क्या है, स्टेंजा जो है लाइनें अलग अलग बदल की है। उस पर लास्ट जो आ रहा है उस 7 नंबर पे इनका द इडियट बॉय है। द इडियट बॉय एक ऐसा एक जो है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ठीक है। ये वर्ग जो है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। और इस वर्ग में जो है कुल मिला इसमें जो है 463 लाइन्स है। इस वर्ग में कितनी लाइन है? द इडियट बॉय जो है जो रिजिकल बैलेट्स के एक लॉन्ग नरेटिव पोएम आती है। इसमें 460 लाइन है, 63 लाइन है। और इसमें जो ये लाइनें जो है एक क्वार्टर में नहीं दी गई, एक क्विंटन में है। मतलब क्विंटन का मतलब होता है 5 लाइन की स्टेंजा। ठीक है। इसकी लाइनिंग किसमें होती है? ए बी सी सी बी। ठीक है ना। इसमें कितनी होती है? ए बी सी सी बी। इस तरह जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो रिजिकल बैलेट्स में कुल मिला के जो 19 पोएम थी, 19 पोएम में से हमने 7 के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा। और यही 7 पोएम जो है कि इंपॉर्टेंट होती है, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे रिजिकल बैलेट्स के सेकेंड एडिशन में को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए